Good morning, students. Today we will discuss about the nuclear magnetic resonance spectroscopy, and in this part we will discuss about the instrumentation and the working of the NMR spectrometer. NMR spectrometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती है उनके जो सिग्नल आने होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, उनका हम प्रिंट आउट लेके हम पता लगाते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है उसके क्या मेन फीचर्स होते हैं अब हम वो देखेंगे। द मेन फीचर्स और द एसेंशियल फीचर ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोमीटर आर, द फर्स्ट वन इज द सैंपल प्रोब। सैंपल प्रोब एक ऐसी डिवाइस है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके एक ऐसी डिवाइस है, ये एक सैंपल ट्यूब है जिसके अंदर हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड कंपाउंड हम डिसोल्व करते हैं और फिर हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं, तो इसे कहते हैं सैंपल प्रोब। सो द डिवाइस विच होल्ड्स द सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल प्रोब, जो इसको होल्ड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल प्रोब। एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स, और इसको इन दो पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। ये पावरफुल मैग्नेट बहुत जरूरी है। अगर ये मैग्नेट अगर पावरफुल जितने ज्यादा होंगे, जो हमारा सिग्नल आएगा उसकी रिजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी, और हमें जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो भी हमें यहाँ पे मिल पाएगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए और हाई रेजोल्यूशन ऑफ द सिग्नल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, पावरफुल मैग्नेट्स के बारे में। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड in the NMR spectroscopy to produce the homogeneous magnetic field, to produce the uniform magnetic field, and also to get the signal of very high resolution. अब इसकी यूनिट क्या होती है जो मैग्नेटिक फील्ड, वो टेस्ला होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, जो नॉर्मली जो हम NMR स्पेक्ट्रोमीटर जो हम यूज करते हैं आमतौर पे, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज क्या रहती है, वो रेंज रहती है उसकी 1 to 20 टेस्ला। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? यस, हम मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट्स हैं इनके ऊपर देखो, जो आपको कॉइल्स दिख रही हैं, इन कॉइल्स के नीचे हमने यहाँ पे लगा रखा हो, तो उसे कहते हैं स्वीप जनरेटर। स्वीप का मतलब जो चेंज करता है, जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? अलग अलग स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग दैट स्वीप जनरेटर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूज करते हैं स्वीप जनरेटर की हेल्प से, तो जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड तो चलो हमने सिलेक्ट कर ली स्वीप जनरेटर की हेल्प से, लेकिन उससे होगा क्या? देखो जैसे इस डायग्राम से आपको दिख रहा है, देखो अलग अलग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो जो न्यूक्लियाई, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, देखो सभी की एनर्जी सेम थी लेकिन ओरिएंटेशन अलग था। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को रखते हैं तो क्या होता है, आपकी 2I+1 फार्मूला के बेसिस के ऊपर H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये दो स्टेट में ब्रेक हो जाता है। दो स्टेट बन जाती है, एक लो एनर्जी स्टेट, एक ग्राउंड, आपकी जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, एक हाई एनर्जी स्टेट जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और इनके बीच का जो गैप है किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो किस पे डिपेंड किया? स्ट्रेंथ ऑफ दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हमने जो यहाँ पे स्वीप जनरेटर की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो इंटरेक्ट करेंगी हमारे ऑर्गेनिक सैंपल कंपाउंड के साथ जिसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो फिर उसके बाद जो ये गैप बनेगा इनके बीच, डेल्टा ई का रिलेशन आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाता है। तो उसी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, देखो RF पल्स जनरेटर जो यहाँ पे, इससे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आएंगी वो किस वैल्यू की आए, वो जो ये गैप होगा ग्राउंड स्टेट और एनर्जी स्टेट, इसी गैप जितनी आनी चाहिए, तभी तो ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है और रेजोनेंस की प्रोसेस हो जाती है। और रेजोनेंस के बाद वो जो न्यूक्लियाई है वो दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आती है रिलैक्सेशन के द्वारा, फिर एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी को फिर एनालाइज किया जाता है यहाँ पे RF डिटेक्टर्स के द्वारा, और सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करते हैं और फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, वो NMR स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो ये काम हमें करना होता है। तो मीन्स जो हमने यहाँ पे स्वीप जनरेटर की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड ली, देखो जिसको H0 से प्रेजेंट करते हैं, उसका क्या है रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो दैट्स द रिलेशन कि न्यू इज इक्वल टू गामा बाई 2 पाई H0। गामा क्या है?
गामा यहाँ पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और जिसकी फिक्स वैल्यू होती है H11 के लिए वो कितनी है 267.53 रेडियन पर टेस्ला, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखो हम वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्वीप जनरेटर की हेल्प से हम कितनी कर दें 1.41 टेस्ला, तो जो ये गैप बनेगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का जो गैप बनेगा, ये इतना गैप बनेगा कि यहाँ पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आए रेजोनेंस प्रोसेस के लिए, इनके ट्रांजिशन के लिए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए 60 मेगाहर्ट्ज, तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे स्वीप जनरेटर की हेल्प से, जो फिक्स कर दे मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी कर दे 2.35 टेस्ला, तो क्या होगा, फिर जो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन चाहेंगी, जो वो किसकी चाहेंगी 100 मेगाहर्ट्ज की, अगर हम फिक्स कर दें 4.7 टेस्ला, तो क्या होगी 200 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से ही रेजोनेंस की प्रोसेस से चलेगी। हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हम रिवर्स कैसे करें, हम वैल्यू फिक्स किसकी कर दें बोलो, हम वैल्यू फिक्स कर दें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, किसकी फिक्स कर दें बोलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, देखो 60 मेगाहर्ट्ज अगर हम फ्रीक्वेंसी, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगी, देखो ये हमने आर एफ फिक्स कर दी, आर एफ फिक्स कर दी तो क्या हुआ, हम ये जो आर एफ है मान लीजिए 60 मेगाहर्ट्ज है और ये गैप यही है, ये इतना गैप कब आए, इतना गैप तब बनेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे स्वीप जनरेटर की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज करेंगे, और करते करते कितना कर दे 1.41 टेस्ला कर दे, तो रेजोनेंस हो जाएगी। अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन 100 मेगाहर्ट्ज की डालनी स्टार्ट कर दें, तो फिर कब आएगी रेजोनेंस, वो तब आएगी जब हम एच नोट की वैल्यू कितनी फिक्स कर दे 2.35 टेस्ला, तभी ये गैप बनेगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच, एंड सो ऑन। तो ये था रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, के रेजोनेंस लाने के लिए इन दोनों चीजों का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, जो अगला पार्ट है एसेंशियल फीचर, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। जैसे अभी हमने बताया था कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जब आती हैं तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई उनको क्या कर लेती है एब्जॉर्ब, और तभी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, आपकी रेजोनेंस प्रोसेस चलती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं स्वीप जनरेटर की हेल्प से, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी कर दें, तो इनके बीच जो एनर्जी का जो गैप बनता है ग्राउंड स्टेट और एनर्जी स्टेट के, जो हाई एनर्जी स्टेट के बीच में, ये जो गैप है, ये गैप ज्यादा से ज्यादा जो बन सकता है वो कितना बनता है 0.1 कैलोरी पर मोल, ज्यादा से ज्यादा इतना बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और सिर्फ क्योंकि गैप एनर्जी का इतना ही है, ये डेल्टा ई 0.1 कैलोरी पर मोल, यही गैप मैक्सिमम हो सकता है। तो ये जो एनर्जी बाहर से आए वो किसकी आए, जो इतनी एनर्जी दे पाए, तो वो कौन हो सकता है, देखो इंफ्रारेड रेडिएशंस आप यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी रेंज होती है 1 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी विजिबल की रेंज इससे भी ज्यादा होगी। तो वो रेडिएशन जो सुटेबल है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो कौन है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन ही है, वही इस रेंज के अंदर फिट बैठती है, वही रेडिएशन हम डाल सकते हैं। उन्हीं रेडिएशन की हेल्प से ही जो हमारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकती है, रेजोनेंस की प्रोसेस चल जाती है। तो ये आपने सीखा कि भाई जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ही क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से ही यहाँ पे आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन हो सकता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने ये देखा था जो ये सैंपल प्रोब है जिसके अंदर हमने सैंपल ट्यूब डाली है, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं जिसके ऊपर ये आपकी रखी है, दूसरा एक्सिस मान लीजिए वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, मींस जो सैंपल प्रोब है जो सैंपल ट्यूब रखी है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दो एक्सिस तो हो गए एक्स वाई। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी आती है वो जेड एक्सिस के अलोंग आएंगी, मींस ऑल द थ्री थिंग्स, मींस द सैंपल ट्यूब, the magnetic line of force, magnetic field and the radio frequency radiations, ये तीनों एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तीनों की तीनों। So means the radio frequency oscillator is installed perpendicular to the both applied magnetic field and the sample tube, and it gives the it can give the radiation of the frequency ranging from 20 to 900 megahertz डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हम स्वीप जनरेटर की हेल्प से जो हम फिक्स करते हैं मान लीजिए, तो जो भी एनर्जी का जो गैप इंक्रीज होता है वो किससे बढ़ता है बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे गैप बनेगा,
और जो गैप बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हम आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर की हेल्प से हम फॉल करेंगे आपके सैंपल के ऊपर, तभी तो आपका ट्रांजिशन होगा। दूसरा, जितनी भी हमारी जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनका नेचर कैसा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। देखो जो जो भी न्यूक्लियाई होता है, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के अंदर, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते ही साथ हम कहते हैं प्रोटॉन शील्ड हो गया, उसको कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन से। और हर एटम के चारों तरफ देखो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। तो जो प्रोटॉन होता है उसके चारों तरफ, जो न्यूक्लियाई होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा, वो कहलाता है इसका इन्वायरमेंट, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर और द इन्वायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियाई कैसी है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और द डिटेक्टर। अब जो हमने अभी आपको बताया कि जब ट्रांजिशन होता है उसके बाद रिलैक्सेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फ्रीक्वेंसी की है, जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो निकलती हैं हम उसको क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कौन करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। प्लस फर्दर यहाँ पे इसका एम्पलीफिकेशन भी हो जाता है, क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल आएंगे नहीं तो बहुत छोटा आएगा सिग्नल, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसकी सबसे पहले क्या की जाती, बोलो, एम्पलीफिकेशन की जाती है, टू द 10⁵ टाइम्स, ताकि जो सिग्नल है उसको अच्छे से आगे रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये था रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और द डिटेक्टर का काम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्डर का काम होता है कि जो अब हमने जो रेडिएशन आई है उसका हमें प्लॉट देखना है। देखो जो प्लॉट आएगा, जो ग्राफ आएगा, हमारा जो सिग्नल आएगा वो कैसे आएगा, जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम एक सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, उसके अंदर एक इंटरनल स्टैंडर्ड कंपाउंड जरूर डालते हैं, वो हमारा टीएमएस, आगे हम पढ़ेंगे, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड कंपाउंड हम लेते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड कंपाउंड, कि इस के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि वो सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं। वो प्रोटॉन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं। और उसका सिग्नल लाने के लिए हमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। देखो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो हमारा ये सिग्नल आ जाता है, टीएमएस का सिग्नल है जो हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 Cl। अब क्या जितने भी प्रोटॉन है क्या सभी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी, नो। देखो ये जो Cl है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस आई इफेक्ट के द्वारा जो ये CH2 है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। CH3 के चारों तरफ से भी कम करेगा, लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, अब भी CH3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, CH2 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है। तो मीन्स दोनों जो प्रोटॉन है क्या दोनों इक्वली शील्डेड है, नो। शील्डिंग का मतलब अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो कम शील्डेड है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा शील्डेड है। इसी के बेसिस के ऊपर हमें क्या मिलता है, बोलो, सिग्नल मिलना होता है। तो जो हमें सिग्नल मिलता है अलग अलग वैल्यूज के ऊपर हमें वो सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना है सिग्नल की इंटेंसिटी, मतलब सिग्नल की हाइट। टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसके अंदर तो 12 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका सिग्नल तो हाइट इसकी सबसे ज्यादा है। और इसका सिग्नल लाने के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी। तो ये जो पॉइंट होता है इसके राइट साइड में कोई और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिग्नल नहीं आता, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सभी का सिग्नल टीएमएस के सिग्नल के लेफ्ट साइड में ही आएंगे सभी के सिग्नल, देखो जैसे आपको दिख ही रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि जो ये एनएमआर स्पेक्ट्रा है, जो ये ग्राफ आया, किन दो चीजों के बीच हम प्लॉट करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें तो हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, कि जो हाइट ऑफ द सिग्नल जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, के वो प्रोटॉन कितने हैं। जैसे टेट्रामिथाइल सिलेन में बताया 12 प्रोटॉन होते हैं, ये जो CH3 में 3 प्रोटॉनिक जैसे हैं, देखो ए टाइप के, देखो इसकी हाइट ज्यादा है सिग्नल की। CH2 2 प्रोटॉनिक जैसी, इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो जो इंटेंसिटी है, जो हाइट है सिग्नल की, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, सेम टाइप के प्रोटॉन कितने हैं। उसके बाद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रा एक ग्राफ है, किसके बीच है, इट इज द ग्राफ इन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने लिखा था, रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है, जो एक की एक प्लॉट है किसके बीच, रेजोनेंस सिग्नल के और वर्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अगला पॉइंट ये आ जाता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल है वो किस पे डिपेंड करती है,
जो स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल का मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, जो हाइट ऑफ द सिग्नल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उस टाइप के न्यूक्लियाई कितने हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई रेजोनेटिंग एट द गिवन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि अब जो ये हाइट आ गई, ये तो आ गई, ये तो स्पेक्ट्रा हमें मिल जाएगा, हम उसका प्रिंट आउट भी ले लेंगे। लेकिन अब हमें पता क्या चले कि जो ये कंपाउंड था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, जैसे क्लोरोमीथेन है, इसमें जो ए टाइप के प्रोटॉन कितने हैं और बी टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, उसके लिए ही तो नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर। ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर क्या काम करता है, जो भी ये सिग्नल आता है, इस सिग्नल के नीचे का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना होता है। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां से सिग्नल स्टार्ट हुआ और जहां पे सिग्नल एंड हुआ, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, और जो हाइट है इसकी लेंथ हो गई। तो हम ये जो एरिया ले लेते हैं इसका, जो एक रेक्टेंगल ऐसे बना के, देखो ये ऐसे करके, और इसके बीच में हम क्या करते हैं वास्तविकता में, जो ये ग्राफ हम लेते हैं, ये एक जो आपका ग्राफ पेपर होता है जो मैथ्स में आप यूज करते हैं, उसके ऊपर हमेशा प्रिंट आउट लिया जाता है। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। तो ये जो एरिया होगा इसका, जो इस सिग्नल का जो एरिया है, मतलब जो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका एरिया देखेंगे कि ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और जो हाइट है इसकी लेंथ हो गई, तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया बोलो, इसका एरिया। इसके अंदर हम स्क्वायर काउंट कर लेंगे, छोटे छोटे जो स्मॉल स्क्वायर है वो कितने, ऐसे हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर आ गए 30, मान लीजिए यहाँ पे आ गए 20, उनकी रेशियो देख लेंगे। 30:20 का मतलब 3:2, मतलब ए 3 टाइप के प्रोटॉन है और बी 2 प्रोटॉन है आपके। बी टाइप के प्रोटॉन कितने थे आपके, 2। तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसी प्रोसेस हुई, इंटीग्रेटर कैसा इंस्ट्रूमेंट हुआ, वो क्या करता है, इट इट डिटरमाइंस, अब किसको डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। और कैसे, बाय मेजरिंग द एरिया अंडर द गिवन सिग्नल। जो भी गिवन सिग्नल उसके नीचे के एरिया को हम डिटरमाइन करते हैं। अब देखो, द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई गिविंग द सिग्नल। तो ये थी नेक्स्ट फीचर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि हम सबसे जो मेन तरीका है वो हमारा क्या है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं 60 मेगाहर्ट्ज या 100 या 120, जो भी हमें करना है उसको हम फिक्स कर दें। देखो RF के हमने ब्रैकेट में फिक्स लिख दिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को हम क्या कर दें, फिक्स, मतलब 60 मेगाहर्ट्ज की डाल दी। मान लीजिए ये जो गैप है ये 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है। अब ये गैप कैसे आए, तो हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्वीप जनरेटर की हेल्प से। देखो ये जो स्वीप जनरेटर जो कॉइलिंग के साथ यहाँ पे हम लगाते हैं, तो स्विफ्ट जनरेटर की हेल्प से हम स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करते करते वो इतनी कर देंगे हम कि वो इस गैप की इक्वल आ जाए और मैच कर जाए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के साथ। और ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को क्या कर देंगी, एब्जॉर्ब, ट्रांजिशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी, फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएंगी एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, फिर एनर्जी रिलीज होगी रिलैक्सेशन के द्वारा। और उस रिलीज एनर्जी को कौन आपके डिटरमाइन करेगा, कौन डिटेक्ट करेगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो डिटेक्टर, और एम्पलीफिकेशन होगी, फाइनली हमें सिग्नल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो दो तरीके हैं, क्या क्या है। फर्स्ट वे क्या है कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को क्या कर देते हैं, फिक्स, तो कांस्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। और सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम फिक्स कर सकते थे। मान लीजिए 1.4 टेस्ला हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए ये गैप आ गया इतना उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, फिर हम धीरे धीरे रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को क्या करते हैं, वो हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ के वो वैल्यू इतनी हो जाए जो डेल्टा ई के साथ वो लोग क्या कर जाए, कोरस्पोंडेंस कर जाए, मैच कर जाए। फिर वही स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी, फिर रिलैक्सेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी को फिर डिटेक्ट किया जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर के द्वारा, एम्पलीफिकेशन होगा, और उसके बाद हम सिग्नल हमें मिल जाएगा। लेकिन जो बेस्ट वे है जो हम यूज करते हैं आमतौर पे वो हमारा फर्स्ट वे है, मतलब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को फिक्स करते हैं, और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम स्विप जनरेटर के द्वारा चेंज करते रहते हैं। देखो इस डायग्राम में भी जो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो एरो है ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की को जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो होता है नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाना। देखो नीचे से ऊपर की तरफ, ये कम एरो लगाए, देखो यहाँ पे एनर्जी का गैप कम होगा, देखो इसकी बिल्कुल सामने। ये ज्यादा एरो का मतलब स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी, तो देखो गैप यहाँ पे बढ़ गया। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप है ये हम कैसे बढ़ाते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के द्वारा। स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एरोज
के नंबर के द्वारा कम एरो दिखा दी है तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, ज्यादा एरो दिखा दी है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देखो अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडिंग को फिक्स कर दे तो फिर क्या होता है, फिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, उसको हमने फिक्स कर दिया। फिर हम किसको चेंज करेंगे, चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द स्वीप जनरेटर so that there occurs the correspondence between the frequency of incoming radio frequency signal and the medium, and thus the resonance process will occur, means the transition of the spin active nuclei will occur followed by the relaxation and we got the NMR signal। सेकेंड वे क्या है कि हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम किसको चेंज करते हैं बोलो, वी विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस in such a way that there occurs the correspondence, there occurs the matching in between the frequency of incoming radio frequency radiations and that of the medium। medium is जो delta E का गैप बन गया है, and thus the resonance process will occur followed by relaxation and we got the NMR signal। तो ये दो वे थे और फर्स्ट वे ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जो सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेते हैं, उसको हम एक सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कर लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनाते हैं क्योंकि कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते हम, नहीं तो सिग्नल ब्रॉड हो जाएगा, हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था। और हम उसके अंदर कोई इंटरनल स्टैंडर्ड जरूर लेते हैं, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, नाम बताया था उसका TMS, अब उसकी डिटेल देखेंगे हम। NMR स्पेक्ट्रा, तो NMR स्पेक्ट्रा क्या है, अभी हमने पढ़ा था। NMR स्पेक्ट्रा इज ए ग्राफ which is a plot in between the intensity of the signal and the applied magnetic field के बीच में देखो ये ग्राफ आ जाता है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जो ये TMS है इसको स्टैंडर्ड हम क्यों यूज करें, देखो TMS का मतलब टेट्रा मिथाइल सिलेन, देखो सिलिकॉन कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, ग्रुप 14 है, 4 बॉन्ड ही बनाता है ये, और देखो 4 मिथाइल ग्रुप हमने लगा दी यहाँ पे, तो टेट्रा मिथाइल सिलेन। सिलिकॉन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन से नीचे गए, सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा, कार्बन। तो कार्बन अपनी तरफ, कार्बन और सिलिकॉन के बीच के जो बॉन्ड है इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेगा, तो जो मिथाइल वाले जो प्रोटॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये शील्डेड हो गए प्रोटॉन्स। ऐसे ही ये CH3 के, ये CH3 के 12 प्रोटॉन्स है, देखो 12H है यहाँ पे, 12H हैं और ये मोस्ट शील्डेड है क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोलो क्या है, सिलिकॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इतने ज्यादा शील्डेड है ये प्रोटॉन कि इससे ज्यादा शील्डेड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन नहीं है, इसलिए इसका सिग्नल एक ही साइड में आता है, देखो बिल्कुल यहाँ पे। और इसकी जो सिग्नल की जो वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। और ये सिग्नल हमें कब मिलता है, क्योंकि मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसका सिग्नल हमें मिलता है हमेशा ही। ये मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन है इसलिए हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए TMS का सिग्नल लेने के लिए, और कंपाउंडों के जो सिग्नल होंगे वो हमेशा ही TMS के सिग्नल के लेफ्ट साइड में ही हमें मिलेंगे। तो NMR स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन देखिए, द ग्राफ विच इज ए प्लॉट बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द NMR सिग्नल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन रेफरेंस टू द TMS इज कॉल्ड द NMR स्पेक्ट्रा। औरों के जो सिग्नल आते हैं TMS के सिग्नल से दूर हैं, थोड़े शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए नेक्स्ट के और जो हमारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो प्रोटॉन है उनका सिग्नल कहाँ आएगा, उसकी वैल्यू को कैसे हम डिटरमाइन करें, तो उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ द सिग्नल। तो पोजीशन को जो हम डिटरमाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, केमिकल शिफ्ट की फॉर्म में। तो जो रेजोनेंस करने की जो प्रोसेस है, देखो मैंने बताया ये जो टेट्रामिथाइल सिलेन के जो प्रोटॉन जब रेजोनेट करेंगे, इनके अंदर जब रेजोनेंस की प्रोसेस चलेगी तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, औरों के अंदर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मींस रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन प्रोटॉन एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिथाइल प्रोटॉन of the TMS under the experimental condition is called the chemical shift। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केमिकल शिफ्ट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, न्यू एस मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल माइनस न्यू TMS, यानी जो प्रोटॉन्स TMS के उसकी वजह से डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है वहां पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आएगी जिसकी वजह से हमें सिग्नल मिलेगा वो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में 6 से कर दिया ताकि हम PPM में हमारा आंसर आ जाए। तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है उसके मेजर करने के दो स्केल होते हैं, फर्स्ट इज द डेल्टा स्केल, डेल्टा से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर देखा था डेल्टा 0 जो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन होते हैं और जो कम शील्डेड होते चले जाते हैं तो डेल्टा
की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा 10 तक रेंज होती है, 10 से भी थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो सकती है कुछ एक प्रोटॉन की, 11 12 इस टाइप से। तो लेकिन जनरल जो रेंज है वो 0 to 10। अदर स्केल आती है टाउ स्केल, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू देखो 0 होगी, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 होगी वहां पे टाउ की वैल्यू क्या होगी 10, एंड वाइस वर्सा। डेल्टा की वैल्यू जहाँ पे 10 है वहां पे टाउ की वैल्यू क्या होगी 0। मींस द टाउ स्केल, टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस में डेल्टा इन पीपीएम, ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया इसमें जो दो हमने चीजें ली हैं सैंपल प्रिपेयर करने में, एक तो हमने क्या लिया बोलो सॉल्वेंट, और दूसरा इंटरनल स्टैंडर्ड टीएमएस। वो क्यों लिया, कैसा होना चाहिए, जो भी लेंगे वो क्यों लें, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन तो सॉल्वेंट कैसा हो जिसको हम चूज करें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसोल्व करने के लिए। तो ऐसा हो, ये तो पहली दो पॉइंट तो बड़े सिंपल है कि वो महंगा ना हो, इनएक्सपेंसिव हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो ताकि वो इजिली रिकवरेबल हो लास्ट में। थर्ड पॉइंट क्या है, वो नॉन पोलर होना चाहिए, कोई रिएक्शन शो ना करे हमारे ऑर्गेनिक सैंपल के साथ, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, एप्रोटिक होना चाहिए, मतलब हम सॉल्वेंट लें उसके अंदर कोई H है तो वो H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच ना हो। मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक होना चाहिए, मतलब जो सॉल्वेंट है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का इफेक्ट पड़े इन ऑल द 3D चारों तरफ से वो इक्वल रहे, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड ना हो। और वो जनरली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो सारे ड्यूट्रेटेड होते हैं, या तो H हो ही ना हो तो ड्यूट्रेटेड फॉर्म में हो ताकि उसका इफेक्ट हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ना पड़े। तो आमतौर पे यूज होने वाले सॉल्वेंट यही हैं, CdCl3, DMSO ड्यूट्रेटेड, CH3OH जो H नहीं वो ड्यूट्रियम होगा ड्यूट्रेटेड, D2O, C6D6 तो आमतौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल स्टैंडर्ड, जो हम TMS यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जो टीएमएस होता है इसका अंदर 12 जो 12 होते हैं वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, सभी का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होता है, इसकी वजह से हमें एक ही लाइन मिलती है, सिंगल लाइन, हमें एक से ज्यादा लाइन इसमें नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो लाइन मिलती है वो एक ऐसी जगह पे मिलती है कि किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिग्नल है वो इसके हमेशा ही लेफ्ट साइड में ही आएंगे, जहाँ पे इसका सिग्नल आ गया और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के प्रोटोन और न्यूक्लियाई का जो सिग्नल आएगा वो इसके लेफ्ट में ही होगा। मतलब टीएमएस के जो प्रोटॉन्स है ये मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको रेजोनेट करने के लिए। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो सबसे लंबा सिग्नल है, देखो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और देयर रेजोनेंस पोजीशन इज फार अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड देयर वैल्यू and the value of the TMS signal is arbitrarily fixed as delta is equal to 0। इसकी बोलो हमने कितनी फिक्स कर दी, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हमने आर्बिट्रेरीली हमने फिक्स कर रखी है। नेक्स्ट वही बातें कि जो टीएमएस कैसा हो, इंटरनल स्टैंडर्ड कैसा हो, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट ना करे, वो मिसिबल होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी वो अपने अंदर डिसोल्व कर ले, हाईली वोलेटाइल होना चाहिए ताकि लास्ट के अंदर उसको हम इजीली रिकवर कर सके, सैंपल कंपाउंड हमारा रिकवर हो पाए ताकि वो डिस्ट्रक्ट ना हो, क्योंकि एनएमआर एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक नहीं है। ये जो इंटरनल जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं ये कोई भी किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन एसोसिएशन ना दिखाए हमारे ऑर्गेनिक सैंपल कंपाउंड के साथ। तो ये था हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है उसके बारे में हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या मेन क्वालिटीज होती है, उसके क्या क्या जो मेन फीचर्स हैं वो आपने देखे। थैंक यू।